हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वो प्रश्न जल्दी से आप देख लीजिए। ये प्रश्न आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। ओके, प्रश्न आपका क्या है, दोबारा से पढ़ लीजिए। किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि किताब उल हिंद भारत आने वाले अरब यात्री अल बिरूनी का यात्रा वृत्तांत है। इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसे 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इससे भारत के ज्ञान, धर्म, दर्शन, मान्यताओं, रीति रिवाजों, त्योहार, कला एवं मापन विधियों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। अल बिरूनी ने यह ग्रंथ अरब भाषा में, और फिर इसके आगे आपको लिखना है, लिखा है। ठीक है, अरब भाषा में लिखा है। किताब उल हिंद की लेखन शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक प्रश्न होता है, उसके बाद संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित उसका वर्णन होता है, और सबसे अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किताब उल हिंद में भारत की प्राकृतिक परिस्थितियों, राजनैतिक तथा सामाजिक दशाओं का विस्तृत वर्णन है। इससे भारतीय रीति रिवाजों, सामाजिक परंपराओं और धार्मिक दर्शनों का विस्तृत वर्णन किया जाता है, का वर्णन किया गया है। फिर इसके आगे आप लिखोगे, इसमें श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद, पतंजलि के योगास्त्र आदि का उल्लेख भी मिलता है। इससे भारतीय खान पान, उत्सव, त्योहार, वेशभूषा आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। अल बिरूनी लिखता है कि भारत की न्याय व्यवस्था उदार एवं मानवीय है। इस प्रकार यह ग्रंथ भारत के विषय में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। समझ आ गया इतना? अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि इब्न बतूता और वर्नियर ने जिन दृष्टिकोणों से भारत में अपनी यात्राओं के वृत्तांत लिखे थे उनकी तुलना कीजिए तथा अंतर बताइए। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। तो देखिए, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। पूरा आंसर पढ़ के मैं नहीं आपको बता रही हूँ, आप देख सकती हो। इस तरह से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, उसके अनुसार समृद्धि का वास्तविक श्रेय ग्रामों को दिया जाता है, उसके अनुसार। फिर देखिए, इसके आगे आप लिखोगे, फिर देखिए इसके आगे आपको लिखना है, उसके अनुसार भारतीय शहर। ठीक है, उसके अनुसार भारतीय शहर व्यापक भीड़ भाड़ वाले रंगीन बाजारों से युक्त थे। बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। ठीक है, इसके विपरीत वर्नियर ने भारत में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, अस्पृश्यता आदि को उजागर किया। वह मुगल शहरों को सैन्य शिविर शहर बताता है, लेकिन शहरों की जनसंख्या, विस्तृत आकार, व्यापारियों में विभिन्न संगठन और शहरी समूहों में अनेक तरह के व्यावसायिक जीवन यापन से अत्यधिक प्रभावित होने के बावजूद भी भारत की आलोचना उसका प्रमुख केंद्र रहा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखकर आना है। ओके, अब देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो आप ये तैयार कर लीजिए कि वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि वर्नियर फ्रांसीसी यात्री था जिसने 1656 से 1668 ईस्वी तक मुगल काल के दौरान भारत की यात्रा की। उसने भारत में जो भी देखा उसकी तुलना यूरोप से की, जो कि उसकी लेखन शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। वर्नियर के अनुसार 17वीं शताब्दी में
संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। यह औसत उस समय की पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इसके आगे आपको लिखना है कि बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा। उसका मानना था कि ये नगर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए राजकीय शिविरों पर निर्भर थे और इन शिविरों के पलायन के साथ ही ये पतनोन्मुखी हो जाते थे। उसका यह भी मानना था कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार नहीं है, ठीक है, व्यवहार नहीं होती है। ये नगर राजकीय प्रशय पर आश्रित रहते थे। बर्नियर द्वारा भारतीय नगरों के संबंध में किया गया आकलन वास्तविकता से दूर है, क्योंकि तत्कालीन भारत में सभी प्रकार के नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है, ठीक है, नगरों का अस्तित्व देखने को मिलता है। उत्पादन केंद्रों, व्यापारिक नगरों, बंदरगाह नगरों तथा धार्मिक केंद्रों के बिना एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय अस्तित्व में नहीं रह सकता, जिसका मुगल काल में चित्रण मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर बेटा आप इस तरह से लिखकर आओगे। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप देख लीजिए। इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि इब्न बतूता के विवरणों से ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में दास प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन था। बाजारों में दासों की खरीद वस्तुओं की तरह होती थी, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है इसके अतिरिक्त लोग दासों को भेंट स्वरूप भी देते थे। इब्न बतूता स्वयं का उदाहरण देते हुए कहता है कि उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट स्वरूप दास दिए थे, ठीक है। दासों का उपयोग पुरस्कार के रूप में भी किया जाता था, जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन नामक, इसके बाद आपको लिखना है नसीरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख टके तथा 200 दास पुरस्कार में दिए, ठीक है, दे दिए। दासों का प्रयोग घरेलू श्रम के लिए भी किया जाता था। अधिकांश परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दासों को रखते थे। दासों की कीमत बहुत ही कम होती थी और घरेलू श्रम के अतिरिक्त पालकी उठाना उनका प्रमुख कार्य था। पुरुषों के साथ साथ स्त्री दासों का भी प्रचलन था। अधिकांश दासियों को हमले और अभियानों के दौरान प्राप्त किया जाता था। महलों में इन दासियों द्वारा संगीत व ज्ञान आदि जैसे कार्य कराए जाते थे। इसके अतिरिक्त इन दासियों को गुप्त कार्यों जैसे सुल्तान द्वारा अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी नियुक्त किया जाता था। तो इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखकर आओगे। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है वो आपको ये तैयार कर लेना है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखो कि भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति ने सदैव यूरोपीय यात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यूरोपीय यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में उन सभी विषयों को केंद्रित किया जो यूरोप में नहीं थे। बर्नियर के अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति किया जाने वाला व्यवहार पूर्वी और पश्चिमी समाजों के बीच भिन्नता का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता था। बर्नियर ने अपने विवरण में सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। उसने लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेती थीं, किंतु कई बार महिलाओं को इसके लिए बाध्य भी किया जाता था। बर्नियर ने अपनी लाहौर यात्रा के दौरान एक 12 वर्षीय अल्पवयस्क विधवा को लोगों द्वारा सती के नाम पर जबरदस्ती जिंदा जलाते देखा। इस घटना से बर्नियर बहुत दुखी तथा व्यथित हुआ। बर्नियर ने वृत्तांत में यह घटना सबसे मार्मिक विवरणों में से एक है। सती होने वाली महिलाओं की अनिच्छा, विवशता, अल्पवयस्कता और असहायता की स्थिति जैसे तत्वों ने उसे
आकर्षित किया? तो सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। समझ आ गया? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।